जापान के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, ठीक है। वो इतने नाइस तरीके से आपको मेरे होते हैं, दुकान में भी यूं सर झुका झुका के आपको ऐसे ही मेरे होते हैं। ट्रेन में सफर कर रहा था तो मैंने एक बुजुर्ग औरत को देखा, वो एक नावल पढ़ रही थी और उसकी राइटिंग जो सी थी नावल की, वो ऊपर से इस तरह ऊपर से नीचे पढ़ रही थी। लेकिन जापान में आके आपको ऐसी लग्जरी लाइफ मिलेगी कि जो यूरोप से आया उसके लिए भी परफेक्ट टॉयलेट है और जो एशिया से आया उसके लिए भी परफेक्ट टॉयलेट है। ढूंढना है कि डस्टबिन किधर है, मुझे डस्टबिन नहीं मिली। होता है मोटा टॉवल होता है, वेट टॉवल होता है। ओके, वो आपने उसके सुशी रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाएंगे ना, एक तरफ अगर एक लड़ भी रहा हो ना तो दुकानदार आपके साथ लड़ेगा नहीं। टोक्यो में एक औरत से पूछा कि मैंने मैकडोनल्ड जाना है, सही। तो अच्छा उस औरत को समझ ही नहीं आया कि मैकडोनल्ड का क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो आप लोगों को हमारा पिछला व्लॉग उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। उमर भाई से हम बात कर रहे थे उनकी वीडियोस के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो इस व्लॉग में जो मैं 1.5 हफ्ते से जापान में हूँ और मैंने जापान को एक्सप्लोर किया है, जापान की बहुत सी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ मैंने क्या ऑब्जर्व किया और उमर भाई उसके बारे में क्या कहते हैं कि मुझे वो जवाब दे सकते हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक है, सही, बिल्कुल सही। स्टार्ट करें उमर भाई। हम लोग जापान के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो उमर भाई इधर आके मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोग तो बहुत फ्रेंडली हैं। लाइक अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाती है, वो मतलब अगर मैं जर्मनी को बैड नहीं कहूंगा या किसी और यूरोप कंट्री को बैड नहीं कहूंगा, लेकिन वो आपको कह देते हैं, कभी कभी रूडली भी कह देते हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे वो लोग नहीं कहते मतलब बहुत फ्रेंडली हैं। लेकिन मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं कैमरास वगैरह से व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो वो लोग गुड मॉर्निंग या हेलो या स्माइलिंग फेस वो नहीं देते। इसके पीछे क्या रीजन है? जापान के सबसे पहले हम लोगों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। जापान के लोग, इनकी जो नेचर है ना, वो अपने अंदर ही उनका एक जोन बना होता है जापानीज का। ठीक है। वो अपने अंदर ही किसी को ना डिस्टर्ब करते हैं। ट्रेन में आप जाएंगे ना, खामोशी होगी, कोई फोन पे नहीं लगा होगा, कोई दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा होगा, बहुत कम होता है। सही। जापान के लोग दूसरे को ना डिस्टर्ब करते हैं, ना किसी को अपने आप को डिस्टर्ब करने देते हैं। सिंपल बताया जाए। ठीक है। तो इसलिए अगर आप वहां पे कोई सिटी के अंदर आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कोई आपको नोटिस भी नहीं करेगा, आपको देखेगा भी नहीं करेगा। ठीक है। हल्का सा साइड से देख ले, लेकिन वो कहेगा इसकी अपनी दुनिया है, मेरी अपनी दुनिया है। ये जापान के लोगों की नेचर है। लेकिन जब आप इनसे कोई सवाल पूछे कि प्लीज आप मुझे गाइड कर दें कि मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, सबसे नाइस तरीके से आपको गाइड करेंगे। जब आप इनको पर्सनली जब आप पूछ लेंगे ना इनसे कि एक्सक्यूज मी, मुझे रास्ता बता दें, फिर ये एक्टिव होके कहेंगे हाँ ये रास्ता है, और सबसे नाइस तरीके से आपको वो पूरा गाइड करे। ये चीज मेरे साथ हुआ भी। असल में आपकी बात कर रहा हूँ, 2 लड़कियों से मैंने टोक्यो में पूछा था रास्ता, और वो मुझे उस जगह तक छोड़ने आई है। लाइक रास्ता सिर्फ उन्होंने नहीं बताया, मुझे छोड़ के गई है पूरी। ये इन लोग की, यानी ये जापान के लोगों की मैं तो हमेशा की तारीफ करता हूँ। और ये बहुत नाइस लोग हैं कि देखिए ना, किसको डिस्टर्ब नहीं किया, अपनी लाइफ में रहे, जब काम पड़ा तो वो काम पूरा कर दिया। तो ये बहुत नाइस है। यहाँ तक के जब आप ये शॉपकीपर वगैरह होते हैं, जो काउंटर पे खड़े होते हैं लोग, जो वहाँ उनके साथ आप जब उनको पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, वो इतने नाइस तरीके से आपको मेरे होते हैं। दुकान में भी यूं सर झुका के आपको मेरे होते हैं, इतने नाइस है कि आपको फील होता है कि मैं बादशाह हूँ। एक ना जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो ये कहते हैं अक्सर, हमें ऐसा फील होता है हम लोग बादशाह यूं चलते हैं हम लोग कि यार ये लोग ये सर झुका रहे, वो सर झुका रहे। ये इन लोग की नेचर है। ये जापानीज लोग वाकई बहुत नाइस है, ईमानदार है, सच्चे हैं। सही, ये जापानीज है। तो बिल्कुल अगर आप लोग जापान में आते हैं, उनके वो जो फेस होते हैं उस एक्सप्रेशन पे ना जाइएगा, ना एक इमेज बनाइएगा कि जापानीज लोग रूड हैं। वो रूड नहीं है, बहुत नाइस लोग हैं, लेकिन उनकी नेचर ऐसी है। वो नेचर ऐसी, वो रूड बिल्कुल नहीं है। आपको फील ऐसे होगा कि बाकी ये जा रहे होंगे, सख्त सी शक्ल बनाए होंगे, लेकिन जब बात करेंगे तो बहुत नाइस है। सही। चले, तो दूसरा सवाल जो मैंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो मैंने एक बुजुर्ग औरत को देखा, वो एक नावल पढ़ रही थी और उसकी राइटिंग जो सी थी नावल की, वो ऊपर से इस तरह ऊपर से नीचे पढ़ रही थी। मैंने कहा मैंने कभी भी नहीं देखा, मैंने राइट से लेफ्ट देखा है, लेफ्ट से राइट देखा है। इंग्लिश में जब हम लिखते हैं उधर से पढ़ते हैं, या उर्दू में राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे मैंने कभी नहीं, ये क्या लॉजिक है? सही। तो इसमें ये है कि देखिए, जो जापानीज का वर्ड है ना, जो जापानीज की जो लैंग्वेज है, वो राइट टू लेफ्ट नॉर्मली लिखी जाती है। ठीक है। जब किताबों में लिखे राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन जो जापानीज अल्फाबेट है, जैसा आ ई उ ए ओ उन्हें कहते हैं अल्फाबेट को, जैसा एबीसी है ना जापानीज में, आ ई उ ए ओ खाकी कुके को। ओके। जैसा एक नागोया का वर्ड है, नागोया का वर्ड में आता है ना गो या। ठीक है, ना गो या। और जब ये कभी भी ये जुड़ते नहीं है वर्ड ना, ठीक है, ना और गो कभी भी उर्दू की तरह, हिंदी की तरह ये जुड़ेगा नहीं। सही। जब नहीं जुड़ता तो आप उसे बेशक लेफ्ट टू राइट लिखें या ऊपर से नीचे रखें, कोई फर्क नहीं होता।
तो इसलिए अक्सर जैपनीज जो किताबें होती हैं वो अप टू डाउन होती है, और इनकी पढ़ने की स्पीड भी मैं आपको बताऊं बहुत फास्ट है जैपनीज की। जैपनीज की जो पढ़ने की स्पीड है ना, आप किसी दिन किसी जैपनीज से पढ़वा के देखना अगर आपको मौका मिला। जो हम लोग जैसे उर्दू पढ़ते हैं उससे भी कई फास्ट है, इनका पेज आप पलटते देखना, बहुत फास्ट पढ़ते हैं। और वो ये आपको खाली मुश्किल लग रहा होगा, अप टू डाउन आपको देखने मुश्किल लग रहा होगा, इनके लिए बहुत इजी है। बिल्कुल, चाहे अप टू डाउन हो, लेफ्ट टू राइट हो, इजी। क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है और मेरे लिए काफी ज्यादा था, इसलिए अजीब लगता है बिल्कुल। लेकिन ये है, ये यहाँ पे यानी लिखाई लेफ्ट टू राइट होती है, अप टू डाउन भी होती है, क्योंकि उन्होंने जुड़ना नहीं है लफ्जों ने। तो बिल्कुल। और तीसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, मतलब लाइक उसके लिए मैं काफी जलील भी हुआ हूँ, ये लफ्ज मैं चूज कर रहा हूँ। मैं अगर कोई कैपुचिनो या कोई भी ड्रिंक पी रहा हूँ तो ठंड बहुत ज्यादा जापान में पड़ती है, जर्मनी से भी ज्यादा ठंड है यार, सर्दियों में ना आइएगा इधर। तो वो मैं कैपुचिनो पी रहा हूँ, खाली हो गया। अब उस डब्बे को ठंड में मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में वो पकड़ा हुआ है, ढूंढना है कि डस्टबिन किधर है, मुझे डस्टबिन नहीं मिली। मतलब काफी ढूंढने के बाद कहीं मिल गया तो फेंका है। सही। अक्सर ये होता है वैसे कि जापान की जो कचरा होता है ना, जिस तरह आपने अगर स्टारबक्स की बात की है, स्टारबक्स की अगर कॉफी अगर पीते हैं ना तो स्टारबक्स में ही आपने फेंकनी होती है, डस्टबिन में, ठीक है। अगर आपका कोई किसी आपने लिए है किसी कन्वीनियंस स्टोर से लिए, कन्वीनियंस जापान में कहते हैं, वहां से आपने लिए फैमिली मार्ट वगैरह, वहां से आपने कुछ चीजें वो आपने उधर ही डस्टबिन बनी होगी, उधर ही फेंकनी होगी, उधर ही उसकी डस्टबिन फेंकना। अगर आप लेके बाहर निकल गए हैं फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। कोई सिटी ने इस तरह बड़े बड़े डस्टबिन नहीं बनाए होते, वो सेफ्टी वाइज भी होते हैं, और इस तरह कोई कौन निजाम बनाए। जैपनीज वैसे भी कचरे का वर्ड बड़ा मशहूर है, गोमी। जापान में कहते हैं गोमी। गोमी वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि हम लोग उर्दू भी बोल रहे थे, गोमी बड़ा इजी वर्ड है, और कचरा बोलने से भी आसान लगता है गोमी। तो जो गोमी है ना, ये हम लोग जापानी फिर अपने साथ ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे डस्टबिन आपको इस तरह नहीं नजर आएंगी इतनी सही। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने किसी बाहर बंदे को देखा ही नहीं, मैं अकेला ही था जो बाहर पी रहा था कैपुचिनो। मतलब बाहर आप लोग तो बाहर लोग शायद पीते भी नहीं है, वो जहाँ से लेते हैं वहीं पी के फेंक के। ओ ओके, ध्यान रखना पड़ेगा ये देखना है। आप बाहर निकल गए तो फिर आप अपने साथ उसका अपने खा लीजिए, वो भी घर लेके आए और घर के कचरे में डाले। हाँ, एक और इसका रीजन देखिए कि अगर आप वो कचरा आप ले आए घर से, सॉरी आप कॉफी शॉप से बाहर निकल आए, अब वो कचरा स्टारबक्स का पिया हुआ वो आप किसी और जगह पे फेंक रहे होंगे या किसी और दुकान में फेंक रहे होंगे, तो वो तो उसका जिम्मेदार नहीं है बेचारा। तो और फिर सिटी को पूरा निगरान रखना पड़ेगा, वो कचरे के लिए कितना पैसा उनका लगता है। तो बेस्ट ये कि आप अपने साथ घर में फेंक। बिल्कुल, जबरदस्त। बस जापान में मतलब इस तरह की चीजें आपको आम मिलेंगी, और लेकिन ये अच्छी हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि ये अनलॉजिकल चीजें हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अगला सवाल जो उनसे है, मैं जापान की टेक्नोलॉजी से तो बहुत मुतासिर हुआ हूँ। लाइक इसकी टेक्नोलॉजी कहीं ऐसी भी नहीं है। अब मेरे जर्मन कोलीग्स हैं जो मेरे साथ जर्मनी से मलेशिया आए हुए हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज की वजह से जिसका सवाल मैं करने वाला हूँ। अब लोग समझते होंगे जो यूरोप से आए हैं, एशिया का टॉयलेट यूज करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। सही। लेकिन जापान में आके आपको ऐसी लग्जरी लाइफ मिलेगी कि जो यूरोप से आया उसके लिए भी परफेक्ट टॉयलेट है, और जो एशिया से आया उसके लिए भी परफेक्ट टॉयलेट है। तो टॉयलेट के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। मतलब इसके टॉयलेट में मैं कह सकता हूँ कि मुझे मोहब्बत हो गई है इनके टॉयलेट से। अगर आप जापान में आए ना तो ये हर बंदा हैरान हो के यहाँ से वापस जाता है कि जब एयरपोर्ट पे आप पहुंचते हैं ना, वहाँ पे एक तो सफाई बहुत है, ठीक है, टॉयलेट में इतनी सफाई होती है, और जो इसके सिस्टम है, जो इसके अंदर वॉशलेट का सिस्टम है, इसके अंदर सीट इसकी गर्म होगी, और जो इसका जो डिजाइन बनाया होता है ना, अब आप लोग टॉयलेट के टॉपिक में बात कर, लेकिन सीरियस टॉपिक है ये बहुत सीरियस टॉपिक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, टॉयलेट में मैं बैठ जाऊं, मेरा उठने का दिल नहीं करता। इतना वीआईपी इसकी सीट है ये। तो ये हकीकत है, क्योंकि इसका जो डिजाइन उन्होंने बनाया होता है वो फ्लैट होते हैं, बाहर की कंट्री के ना फ्लैट होते हैं, यहाँ पे पूरा डिजाइन उसके मुताबिक बना के वार्म सीट आपको मिलेगी, तहारत का पूरा सिस्टम है इसके अंदर, और यानी वो कचरा भी नहीं होगा उसके अंदर, जो आपका यानी सब कुछ है वो क्लीन आपका हर वक्त रहेगा, और एक्स्ट्रा कोई स्मेल नहीं आएगी। वो पूरी टेक्नोलॉजी सोच के, और बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं ये बड़े एक्सपेंसिव पूरा सिस्टम होता है, लेकिन मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, और बल्कि जो भी जापान में आता है लाजमी बना के जाता है। और पब्लिक टॉयलेट भी यहाँ तक कि आप देखें ना अगर, तो इतने साफ है, और वहां पे बोर्ड लगा होता है कि हाँ इसका निगरान कौन है, और वो हर 3 घंटे बाद ना वो चेक लगा के गया होता है कि हाँ मैं 3 घंटे बाद इसकी सफाई चेक कर ली, यानी उधर सफाई का निगरान होता है वहां पे। तो टॉयलेट की यहाँ पे सफाई, और वाकई मैं यूके गया हूँ,
यूके में सिटी के अंदर गया हूँ, वहां पे कहीं टॉयलेट ना मिले मुझे, मैंने मिला ही नहीं। आप मिले भी ना सिटी के टॉयलेट अगर आप, और मिले भी तो बहुत गंदे होंगे, मुझे मिल नहीं रहा। हर दुकान में जाए वहां पे बंद हुआ हुआ है, कह रहे हैं आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वो मैं स्टारबक्स में गया हूँ, वो उसकी मैं टॉयलेट इस्तेमाल करने हुआ, टॉयलेट बंद है, तो बंदा जाए किधर फिर। जापान में आप कहीं पे भी चले जाए आपको हर जगह टॉयलेट मिलेगा, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छा नाइस साफ सुथरा मिलेगा। सही। तो ये आपको बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। हैरान होता है वाकई, मतलब हर बंदा हैरान होते हैं यहाँ पे। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरे कोलीग्स हैं लाइक हाँ वो परेशान हो जाते हैं एशिया में आके, लेकिन इधर आके कोई भी परेशान नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन है सिस्टम, बहुत हमारे सवालों की सीक्वेंस थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, क्योंकि जैसा अगला सवाल आ रहा है वो रेस्टोरेंट के बारे में आ रहा है। मेरे ख्याल से टॉयलेट के बाद अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन क्या करें, हमें करना पड़ेगा। एक खाना और निकालना दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जरूरी टॉपिक। रेस्टोरेंट में मैंने एक चीज यहाँ पे देखी है, मतलब उसके लिए भी मैंने उसकी रील्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम में बना चुका हूँ कि आपको फ्री में पानी मिल रहा है। अच्छा, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं, दूसरे कंट्रीज में फ्री मिलता है यहाँ पे तो फ्री में मिलता है, आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर आप यूरोप में जाए हमें 2.5-3 यूरो पानी के देने पड़ जाते हैं। अच्छा, वो मेन्यू आता है, मेन्यू से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है पानी। अच्छा। यहाँ पे तो जब आप रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होते हैं ना, टेबल के ऊपर बैठते हैं, आपको ठंडा पानी मिलता है जिसमें बर्फ डली होगी, सर्दियों में भी। ये थोड़ा अजीब लगता है। अब इसका रीजन मैं चले किसी दिन मौका मिला इस पे तफसील में बताऊंगा कि ये ठंडा पानी क्यों रेस्टोरेंट के ऊपर आता है। ठीक है, सर्दियों में भी बर्फ डाला हुआ पानी आपको मिलता है। साथ आपको एक ओशी बोरी देते हैं, ओशी बोरी जिससे आपने हाथ अपने साफ करना होता है। वो पैकेट आप खोलते हैं, वेट टिश्यू होता है, मोटा टॉवल होता है, वेट टॉवल होता है। वो आपने उसके सुशी रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाएंगे ना, वो उसको प्लास्टिक उतार के फिर आप उस टॉवल से, वो टॉवल गर्म होगा, उसके साथ आपने हाथ साफ करना। ये आपको वीआईपी सर्विस आपको मिलती है, कस्टमर सर्विस है। सही। और पानी आप जितनी मर्जी दफा वहां पे पिए। और इसका रीजन भी है कि जापान का ये पानी, ये किसी बोतल वाला पानी नहीं होता, ये वो वाला पानी होता है जो टूटी से निकलता है, नॉर्मल जो आपके घर वगैरह रेस्टोरेंट से निकलता है, वो पानी आप पी सकते हैं और वो साफ सुथरा होता है। तो उस चीज के पैसे किस लिए चार्ज करते हैं? नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जर्मनी में मैंने देखा है, मतलब उधर भी रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन पानी के पैसे लगते हैं। ये थोड़ा अब मैं जापान में 22 साल गुजारे, मेरे लिए नॉर्मल चीज है। मेरे लिए अगर कोई नया बंदा आएगा उसके लिए लाइक ये नहीं हकीकत है वाकई। लेकिन यहाँ पे जापान में सर्विस है, कस्टमर को अच्छे तरीके ट्रीट करते हैं। अब वहाँ पे स्ट्रेटेजी ये होगी शायद कि ये चलो यार कोला पी लेगा, जूस पी लेगा, उसके पैसे हमें बच जाएंगे। अब जापान में स्ट्रेटेजी ये है कि कस्टमर सबसे जरूरी है, वो इम्पोर्टेंस उसे देते हैं। कहते हैं इसे प्यास लगी होगी, सबसे पहले से पानी पिलाओ। जबरदस्त, देखी है शायद, ये बिल्कुल जबरदस्त। मतलब अखलाकियात तो इस कौम में क्या कहते हैं, फूड के पड़ी हुई है। हाँ जी, बहुत ज्यादा है इसमें। सही। चले, अब तो ये तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, एक सवाल जो मेरे ज़हन में खटक रहा था वो ये है कि जापानीज पीपल मतलब जब बात भी कर रहे होते हैं, इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज इसकी लगती है, ऐसी लैंग्वेज मतलब सुनने में भी अच्छी लगती है। मामू ने अगर घर में टीवी वगैरह लगाया हो तो न्यूज में सुन रहा हूँ तो मुझे कोई इरिटेशन नहीं होती है। अगर कोई और लैंग्वेज जो मुझे नहीं आती वो मैं सुनूंगा तो मुझे प्रॉब्लम अजीब सा लगता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने तो इधर स्टडी वगैरह की हुई है, तो ये नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी बातें करते हैं, मतलब काफी सॉफ्ट और कैसे अग्रेसिव हैं, लड़ाई होती है यहाँ पे? जापान की जो लैंग्वेज है ना वैसे बहुत सॉफ्ट है। जापानीज जो लैंग्वेज अभी है ना वाकई बहुत सॉफ्ट है। आप सुनेंगे भी आपको एक आराम मिलता है कि वाकई यार एक बहुत सॉफ्ट लहजे में बोल रहे हैं। इसका रीजन यही था, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ टमाटर, ये जो हमारे टेढ़ से, ये जो हमारे एक्सेंट होते हैं ये थोड़े सख्त से होते हैं एक्सेंट। इनके एक्सेंट है ही पहले सॉफ्ट, एक्सेंट ही सॉफ्ट, ये टर्न ही बोल सकते, ये था बोलेंगे था। अब था में सॉफ्ट, एक सॉफ्ट एक होता है ना जैसे नुकीली सी चीज, वो खत्म होती है। इनकी लैंग्वेज से वो नुकीली चीज की खत्म होती है। तो लैंग्वेज ही एक सॉफ्ट है। और वाकई जो मुआशरे में बोलते भी ना लैंग्वेज, आपको जो ये शॉपकीपर भी होगा, हर तरफ सॉफ्ट लैंग्वेज के हिसाब से बात करते हैं, बहुत पोलाइट होके बात करते हैं। इनकी नेचर भी वैसे ही पोलाइट है। लड़ाई वगैरह यहाँ पे बहुत कम होती है। यानी मैं कितने साल हो गए मैं किसी को लड़ते हुए नहीं देखा, कभी दुकानदार या और एक तरफ अगर एक लड़ भी रहा हो ना तो दुकानदार आपके साथ लड़ेगा नहीं। सही। अगर कोई कस्टमर गुस्से में आ गया है, वो बात कर रहा है, वो अगले आगे से बस सॉरी कर होगा, सॉरी ओके सॉरी, वो ये नहीं आगे से नहीं पड़ेगा, फिर लड़ाई होती नहीं है। 5 मिनट में खत्म होगी बात। अगर आप अगला भी पड़ गया, ये भी पड़ गया, फिर तो आगे बढ़ जाएगी, दुकान टूट जाएगी, ये मसले हो जाएंगे, या शायद खानदानी दुश्मनी उठ जाए। बिल्कुल। तो वो जब आगे से सॉरी कर रहे, चाहे उसके फॉल्ट है भी नहीं, इन्हें सिखाया नहीं जाता है, दुकानदार को सिखाया जाता है, चाहे आपका फॉल्ट नहीं भी है ना, आप आगे से सॉरी करें। सही, बात खत्म। सही। बाद में फिर इस टॉपिक पे बात की जाएगी कि कौन गलत था। जबरदस्त यार,
ऐसी चीजें मतलब आपको दुनिया के किसी और कंट्री में नहीं मिलेंगी जो इधर मिल रही हैं। तो लैंग्वेज की बात हो रही है इधर ही, एक दो मतलब एक बात करके मैं भी इधर बात कट करूंगा। मैंने टोक्यो में एक औरत से पूछा कि मैंने मैकडोनल्ड जाना है, तो अच्छा। उस औरत को समझ ही नहीं आया कि मैकडोनल्ड का क्या है। तकरीबन मैं 5 मिनट उसको कहता गया, फिर मैंने उसको मोबाइल पर साइन दिखाया कि एम का, कहती है कैसे, ओ मैकडोनल्ड, फिर उसको समझ आई मतलब इसके पीछे क्या है। जैसे होता है ना कि जो मैकडोनल्ड्स अब किसी जैपनीज को मैकडोनल्ड्स बोलेंगे उसका नहीं समझेगी। यहाँ तक आप एप्पल बोलेंगे ना, एप्पल उन्हें नहीं समझेगी। आपने बोला अप्पुल, ठीक है, और मैकडोनल्ड्स होगा मैकडोनाल्ड। अब ये है जैपनीज जो अमेरिकन लैंग्वेज है या फिर जो भी एक्सेंट है ना, अमेरिकन एक्सेंट, उसको टोटली इन्होंने कन्वर्ट कर दिया अपने लैंग्वेज के मुताबिक। तो वो एक शक्ल बन चुकी है। अगर मैकडोनल्ड्स है तो है मैकडोनाल्ड। ये अब जापान में मैकडोनाल्ड ही बोलते हैं, यही बोलते हैं। और स्पेलिंग्स वो होगा जैपनीज में मा खु दो ना दू, मतलब स्पेलिंग भी उस लिहाज से जैपनीज, हाँ, उसके मुताबिक उनकी अल्फाबेट, जैपनीज के अल्फाबेट के मुताबिक उसकी शक्ल वो चेंज होती है। तो मैकडोनाल्ड ही है। ये अक्सर प्रॉब्लम होती है। आप बोलेंगे कोई टोक्यो की लोकेशन वगैरह आप बोलेंगे ना, सॉरी नाम तो सही है, कोई भी आप जगह पे जाके कोई चीज आपको चाहिए, वाटर चाहिए, आप कहेंगे वाटर, वाटर क्या होता है, उसे बोले वो था, या बोले जैपनीज वर्ड मीसू, जब तक नहीं बोलेंगे उसे समझ नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम होती है। जो बाहर से लोग आते हैं अक्सर उनको वो प्रॉब्लम होती है। जापान में लोग इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते, बहुत कम होता है, बहुत कम जानते हैं। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि उन्होंने उसका भी हल निकाला हुआ है। उन्होंने वो ट्रांसलेटर मशीन रखी हुई है टोक्यो हाँ, में, तो हर बंदे के पास है। हाँ, अपना बोलेंगे वो और आपको दिखा देंगे। उन्हें पता है, ये चीज जरूरी है। तो अभी तो टेक्नोलॉजी आगे कोई काम में लगाने वाली चीज आ जाएगी, उस लिहाज से तो जरूरत ही नहीं है उनको इंग्लिश जानने की। टेक्नोलॉजी के तो बहुत है। हाँ, बहुत है। तो उमर भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन थी। और अगर आप लोग मैं आपसे पूछना है अभी सवाल। अच्छा, मेरे से पूछना आपने उल्टा पूछा कि मुझे तो जापान में 22 साल हो गए। अब मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मजे का लग रहा है, ठीक है, कि आप जब जापान में आए हैं तो जैसे आपकी मैकडॉनल्ड्स वगैरह की चीजें या फिर आप टॉयलेट आपने देखा है, तो मेरे लिए इतना सारी नॉर्मल हो गई कि पानी है। अब आप बताएं कि आपको जापान अब कैसा लगे। यानी आप कितनी देर हो गया आपको यहाँ पे? हफ्ता? तो मुझे 1.5 हफ्ता हो गया। 1.5 हफ्ता हो गया। तो 1.5 हफ्ते में आपको ओवरऑल, यदि बाकी भी आपने कंट्रीज पीनी होंगी, जापान उसमें से अगर रैंकिंग लगाई जाए कौन से नंबर पे आता है, और क्या ख्याल है जापान की तरफ कैसा बोल रहे हैं? यार जापान असल में मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ कि मैं अप्रैल चेरी ब्लॉसम के सीजन में इधर नहीं आया। लेकिन हर वेदर का अपना अपना एक हिसाब होता है। तो मुझे ये भी अब मुझे एक रीजन मिल गया कि मैं दोबारा जापान क्यों आऊंगा। चेरी ब्लॉसम की सीजन की वजह से मैं आऊंगा लाजमी, ये तो परफेक्ट बात है। और मैं जापान को बहुत ऊपर रैंक करूंगा जितने भी मैंने कंट्रीज देखे हैं अभी तक, उस लिहाज से मतलब बहुत ऊपर रैंक। हर कंट्री की अपनी अपनी एक खसूसियत होती है। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री बुरे हैं, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की जो सी आर्किटेक्चर है बिल्डिंग्स का, टेम्पल्स वगैरह, और बहुत कमाल का है। मतलब मैंने देखा है कि मैं कुछ जगह पे, टोक्यो की कुछ जगह पे गया हूँ जहाँ पे मुझे 2-2 घंटा इंतजार करना पड़ा है तस्वीरें लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए, स्काई ट्री टावर में, शिबुया क्रॉसिंग ऑब्जर्वेशन डेक में। लेकिन मजा आया उस इंतजार का, लाइक उसमें हेक्टिक नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं लाइक क्यों मुझे इंतजार करना पड़ रहा है, क्यों लोग पीछे नहीं हो रहे, क्योंकि सारे ही बहुत सुलझे हुए थे। सब लाइन में खड़े होते हैं, सब लाइन में खड़े होते हैं। तो जब आपको पता है सब कोई भी ऐसा नहीं कर रहा या कोई भी ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो चीज अच्छी होती है। तो मैं उस चीज को, और लोगों को, तो लोग बहुत फ्रेंडली हैं। एक चीज मैं कहूंगा कि असल में मुझे मेरे मामू इधर होते हैं, उनका काम भी बहुत ज्यादा पसंद है, यहाँ पे जो गाड़ियों का काम है। तो मैं खुशी से इधर मतलब सेटल होने का भी सोच सकता हूँ। लेकिन मुझे जो एक चीज इशू हो रहा है वो लैंग्वेज है। ये हर लैंग्वेज के बगैर इशू है हर बंदे को। मतलब मैं शौक से इधर रहना चाहूंगा अगर मुझे लैंग्वेज आती हो, तो मैं फिर दूसरी कंट्रीज में जापान को प्रेफरेंस दूंगा। अगर आपको जापान में लैंग्वेज आती है ना, तो यही सबसे बड़ी चीज है कि आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन ही है कि अगर आपको जापान में लैंग्वेज आती है ना, तो ये सबसे बेस्ट कंट्री। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ लाइक अब मैं पिछले साल से मलेशिया रह रहा हूँ, उससे पहले मैं जर्मनी में था 12 साल, फिर पाकिस्तान। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना इन चीजों को। तो मैंने जो अभी तक देखा है, मैं इधर रह सकता हूँ, लेकिन लैंग्वेज का इशू है, और इस एज में लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। आप ये बताएंगे बाकी लोगों को आप क्या कहेंगे कि जापान ट्रेवल करना चाहिए? मस्ट ट्रेवल कंट्री है, आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। और मैं आप लोगों को कहूंगा, ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है क्योंकि मैं पहले इधर नहीं आया था, आप लोग इधर आए और लोकल लाइक कोई
टोक्यो में भी मैं बहुत प्लान करके आया था कि मैं हफ्ता पूरा ये करूंगा वो करूंगा, मतलब प्लान किया था। अच्छा कोई चीज प्लान ना करें, अच्छा अनप्लान जाएं, हाँ। आपको हर कोने में टोक्यो में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। सही सही सही। मतलब आपके जो मेन एरिया है हाराजाको, हाराजुकु हाराजुकु, हाँ। शिबुया, शिंजुको, जो उधर आप जाएं आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलेगी। मिलेगी। लेकिन अगर आप प्लान करके जाएंगे तो आप सिर्फ उस चीज की तरफ जाएंगे जो आपने प्लान की हुई है, तो वो आप मिस कर देंगे कि क्या लोकल लोग कर रहे हैं। सही सही सही। तो और बाकी ये है कि अट्रैक्शन जो सी हैं वो एक्सपेंसिव तो होती हैं, लेकिन इनके जो टेम्पल्स वगैरह हैं, इनकी जापान की जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है। बिल्कुल। तो उस चीज को लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि जो जापान में आ रहे हैं ना, अगर जापान की हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ के आए ना और जापान के बारे में थोड़ा सा आप जान के आए तो आपको और ज्यादा मजा आएगा कि आप देखेंगे ओ ये वही चीज है जो मैं पढ़ी थी। मैं पढ़ गया थोड़ी सी पढ़े, माउंट फूजी के बारे में पढ़ा। हाँ जी, इसकी हाइट कितनी, अच्छा माउंट फूजी क्या है। बिल्कुल थोड़ा सा नहीं आपने सुना हो, आप ये आपके सामने माउंट फूजी आ रहे हैं, आप कहेंगे खूबसूरत है, लेकिन इस तरह टेम्पल है, कैसल है, ये बिल्कुल। चीजों की थोड़ा सा आपने नाम भी जाना हो ना, हाँ जी, आपकी एकदम से आगे खुल जाती है, वाओ ये वो चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मैं तो अपने चैनल के ऊपर टोटली दिखाता हूँ जापान की चले इन्फॉर्मेशन, ताकि जापान लोग जाने और यहाँ पे आए। खुशी होती है आप जैसे अब ये ट्रैवल यार, करते हैं जापान को मुझे एक्सप्लोर मजा आया, लाइक जबरदस्त है। और ये जिस तरह माउंट फूजी की आपने बात की है, इस दफा मैं मिस कर पाया हूँ क्योंकि स्नो की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भी मेरी एक रीजन है कि मैं नेक्स्ट टाइम जापान में लाजमी ट्रैवल करूंगा। और मुझे असल में मैंने कम देखा है यहाँ पे, शायद आप बता सको, कैरावान जो सी होती हैं जिसमें बेड वगैरह भी होता है और बिल्कुल बिल्कुल कैंपिंग कार होती है। कैंपिंग का, तो मैं उस चीज का ज्यादा हूँ कि वो बंदे ने पकड़ी होटल वगैरह नहीं, उसी में ही सारा एरिया एक्सप्लोर करो। तो उस तरह की अगर आप लोग एक्टिविटी कर सकते हैं वो तो सबसे बेस्ट है। बेहतरीन, वो तो सबसे बेस्ट है, ये बेस्ट है। यानी कि आप कैंपिंग कार वगैरह लेके आप जापान में निकल जाए तो और आपको हर जगह हाँ जी, खूबसूरती मिलेगी, बिल्कुल, हर जगह आपको जापान मिलेगा। तो बाकी एक आपको देखने को चीज हर तरफ मिलेगी, हर तरफ अजूबा ही आपको मिलेगा, क्योंकि दुनिया से हट के है ये वाकई जगह। तो कहते हैं ना कि जापान जो है वो चढ़ते सूरज, मतलब सूरज इधर से निकलता है, तो वो बात बिल्कुल सही है। मतलब लोग कमाल के हैं, टेक्नोलॉजी कमाल की है, और जापान इज जापान, आई कैन से इट। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा है, खुशी हुई आपको भी जापान पसंद है। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, so बहुत much, अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह मलेशिया में आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह जरूर। आइलैंड मैं आपको दिखाऊंगा, आपको वो डिफरेंट लगेंगे, आइएगा लाजमी। थैंक यू सो। अगर आप स्पोर्ट पसंद करते हैं तो हम एक बहुत फेमस वहाँ की माउंटेन है, वो भी हाइक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत फेमस है। मैं यहाँ पे भी जाता हूँ माउंटेन वगैरह पे। हाँ नहीं, वो बहुत फेमस है। उधर से जो सनसेट और सनराइज है, लाइक, और उधर ही आइलैंड है, बहुत प्यारा है। हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इकट्ठे। जरूर इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हम दोनों की जो गपशप है और जापान के बारे में ऑब्जर्वेशन है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से जापान से बाहर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।